अब सुन मेरी बात, हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में कौन सा टॉपिक चलेगा? कॉलिजन। कॉलिजन से पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम लोग क्या पढ़े थे भाई? कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ज्यादातर एग्जांपल किसका लिए थे? बॉम्ब का। किसका लिए थे भाई? बॉम्ब का। क्या इस पर एफ एक्सटर्नल अप्लाई करते थे? तो नहीं। जब एफ एक्सटर्नल अप्लाई नहीं कर रहे थे, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या रहता था? जीरो। अगर आपका एफ एक्सटर्नल जीरो है तो आप पढ़े होंगे डीपी बाय डी। बोलो हाँ या ना। यहाँ से ये अगर जीरो तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो आने पर डीपी का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बम फटने से पहले का मोमेंटम और बम फटने के बाद का मोमेंटम क्या होना चाहिए भाई साहब? इक्वल होना चाहिए। बोलो चमका या नहीं चमका? क्या इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे? क्या ये वाला टॉपिक किए थे हम लोग? बम ऊपर जा करके यहाँ कुछ रिटर्न इधर आ जाता है, कुछ आगे चला जाता है, कुछ 3 पार्टिकल में बढ़ जाता है। बोलो हाँ या ना। अरे ठीक है, इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है कॉलिजन। कॉलिजन किसको कहते हैं? कोई बेसिक बात बता सकता है कॉलिजन के बारे में? तो कॉलिजन भाई साहब बेसिक बात यह है कॉलिजन के बारे में कि हम लोग जब कॉलिजन को पढ़ रहे होते हैं तो कॉलिजन में हम लोग मानते हैं कि एक गेंद आएगा दूसरे गेंद से टकराएगा। यही पढ़ रहे होते हैं। टकराएगा तो टकराने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां जब इंटरेक्शन होगा यानी कॉलिजन होगा तो कई लोगों को यह मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कॉलिजन के लिए दोनों बॉल में टच होना जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है, यानी फिजिकल टच होने की जरूरत नहीं है। बिना फिजिकल टच किए भी कॉलिजन हो सकता है। 9th-10th में हम लोग क्या पढ़े थे? याद है? अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग, लाखों में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर रिटर्न होकर चला आता था, बिना टच किए आ जाता था। इसका मतलब कॉलिजन के लिए, अरे एक जनरल एग्जांपल समझ, ये है जेठालाल, ये है बबीता भाभी, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों में इंटरेक्शन ही हो तभी कॉलिजन हो। इन दोनों में बिना फिजिकल टच के भी आप दोनों का कॉलिजन करवा देते थे। अरे बोलो हाँ या ना। और कॉलिजन जब होता था तो इंटरेक्शन जरूरी है। क्या जरूरी है? इन दोनों के बीच कोई बातचीत, कोई भेदभाव, कोई सिस्टम होना वहां पर जरूरी है। फिजिकल टच की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉलिजन के बाद ये दोनों बॉल अपने अपने रास्ते जाने लगता था। बोल हाँ या ना। तो कॉलिजन के बारे में तो हम बेसिक बात पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह ये सब आप 11th में पढ़े हुए हैं कि कॉलिजन क्या है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब बात आते हैं कॉलिजन के डेप्थ में। कॉलिजन के डेप्थ में हम लोग पहली बात पढ़ते हैं कि कॉलिजन कितने टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्शन के बेस पर। डायरेक्शन के बेसिस पर कॉलिजन 3 तरह का होता है। बोल कितने तरह का होता है? डायरेक्शन के बेसिस पर कॉलिजन 3 तरह का। नेचर के बेसिस पर भी कॉलिजन 3 तरह का। चलिए अच्छी बात है। पहली बात, डायरेक्शन में कौन कौन सा कॉलिजन होता है? आप जब बुक निकालिएगा, बुक में आपको ऐसा टेबल मिलेगा देखने के लिए कि 1D कॉलिजन है, 2D कॉलिजन है और 3D कॉलिजन है। बोलिए हाँ या ना। 1D कॉलिजन को हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। कौन सा कॉलिजन कहते हैं भाई साहब? हेड ऑन कॉलिजन। 2D कॉलिजन को ऑब्लिक कॉलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन। चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। हेड ऑन कॉलिजन क्या है? मान लिया जाए आपके पास एक गेंद है। क्या है आपके पास? एक गेंद है। अच्छी बात है। इस गेंद को, गेंद नंबर 1 है, इसका मास आपके पास m1 दिया हुआ है। मानिए u1 वेलोसिटी से जा रहा है। जाते हुए रास्ते में किसी दूसरे गेंद को, m2 मास वाले गेंद को, जो पहले से u2 वेलोसिटी से चल रहा था, m2 मास का था, कोलाइड किया और फिर उसी लाइन पर जिस लाइन पर ये चल रहा था उसी लाइन पर ये टकरा करके फिर उसी लाइन पर ये चलने लगा m1 और m2। क्या चलने लगा? m1 और m2। ये v1 से चलने लगा और ये v2 से चलने लगा। बात चमक रही है आपके दिमाग में? अरे बोलो हाँ या ना। यानी एक डायरेक्शन में x पर चल रहा है तो x में जाकर के कॉलिजन कर लिया, y पर चल रहा है तो y में जाकर के कोलाइड कर गया, z पे चल रहा था तो z में जाकर के कोलाइड कर गया। पर ऑब्लिक कॉलिजन या प्लेन कॉलिजन क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। ऑब्लिक कॉलिजन या प्लेन कॉलिजन के बारे में बात बोली जाती है। जैसे आपके पास एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में आपकी गट्टी दूसरे से जाती है, कोलाइड करती है, फिर टकरा करके ये इधर जाता है, वो उधर जाता है, जहां भी चलता हो।
जब प्लेन पर कॉलिजन होगा, जैसे मान लिया जाए कैरम बोर्ड की गट्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, यह बोर्ड होता है, इस बोर्ड पर जब आप कोलाइड करता है गट्टी तो क्या सिर्फ एक्स में चल रहा होता है आपका गट्टी? अरे बोल, क्या उसका जो गोटी होता है येलो सॉरी ब्लैक और वाइट कलर का जो होता है, क्या वो सिर्फ स्ट्राइकर से जब टकराता है तो एक्स या वाई में टकराता है या दोनों में एक साथ टकराता है? अरे बोलो, दोनों में एक साथ टकराता है, पर टक्कर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के ऊपर हो रहा होता है, यानी एक प्लेन के ऊपर हो रहा होता है। किसके ऊपर हो रहा होता है? प्लेन के ऊपर। ऐसे कॉलिजन जो प्लेन पर हो रहा हो उसे 2D कॉलिजन कहते हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स जो फ्री स्पेस में गैस के पार्टिकल्स हैं वो जब कोलाइड कर रहा होता है तो उसको 3D कॉलिजन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? 3D कॉलिजन। कभी एक्स में जा रहा है, कभी वाई में, जेड में, ऐसा चलते हुए वो कोलाइड कर रहा है। ऐसे कॉलिजन को अपन क्या कहेंगे? बोलो भाई साहब, 3D कॉलिजन। क्या कहेंगे भाई साहब? 3D कॉलिजन। बात चमका, बोलो हाँ या ना। चलिए और थोड़ा बहुत समझते हैं। मान लो जहाज पानी के ऊपर चल रहा है या नाव पानी के ऊपर चल रहा है, नदी के ऊपर, तो नदी एक प्लेन है कि नहीं? वो पानी का जो सरफेस है वो सरफेस एक प्लेन जैसा है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अरे बोल, बहुत डल रिस्पॉन्स करते हैं आप लोग। क्या करता है वो? पानी के ऊपर जब चल रहा होता है तो पानी के ऊपर वो टकराता है कि बिना टकराए चलेगा? टकरा कर चलेगा ना। तो वो कॉलिजन 2D, 1D, 3D कैसा कॉलिजन है? वो 2D कॉलिजन है। कैसा कॉलिजन है? 2D कॉलिजन है, क्योंकि वो जो वाटर का लेयर है वो एक सरफेस बना रहा है। अरे बोलो, वाटर जब चलता है लेयर बाय लेयर इस सरफेस पर चलता है कि लाइन में चलता है? सरफेस पर चलता है। जब वाटर पड़ रहे होते थे तब की बात है, वाटर सरफेस पर चल रहा होता है, यानी वाटर का ऊपरी लेयर आपको सरफेस जैसा लगेगा या बिना सरफेस जैसा? क्या सरफेस जैसा लगेगा तो वो XY प्लेन होगा या नहीं होगा? अरे होगा। अच्छी बात है। जब जहाज उसके ऊपर चल रहा होता है, शिप, जैसे वाटर शिप, जो पानी जहाज जिसको बोलते हैं, वो जो शिप चल रहा होता है वो पानी के साथ टक्कर करते हुए चलेगा, बिना टक्कर करते हुए? टक्कर करते हुए। तो वो कैसा है? ऑब्लिक कॉलिजन है। कैसा है कॉलिजन? ऑब्लिक कॉलिजन। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स टक्कर करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है? वो 3D कॉलिजन होता है। कैसा कॉलिजन होता है? 3D कॉलिजन होता है। क्या तीनों कॉलिजन के बारे में आपको बात समझ में आई? आपके सिलेबस में 1D और 2D कॉलिजन है, 3D कॉलिजन नहीं है। 3D कॉलिजन आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे चैप्टर में 3D कॉलिजन के बारे में बात नहीं किया गया है। अच्छा बात है, चलिए समझ में तो आया कितने तरह का कॉलिजन होता है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 1D कॉलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। 1D कॉलिजन यानी 1 डायमेंशनल कॉलिजन। 1 डायमेंशनल कॉलिजन का मतलब हेड ऑन कॉलिजन। कैसा कॉलिजन भाई साहब? अरे आवाज नहीं आई। कैसा कॉलिजन? हेड ऑन कॉलिजन। कैसा कॉलिजन? हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन के बारे में बात करेंगे, बट पहले नेचर के हिसाब से कॉलिजन के बारे में समझ लेते हैं। किसके हिसाब से बोला मैंने? अरे बोलो, आवाज नहीं आया। किसके हिसाब से बोला मैंने? नेचर के हिसाब से। नेचर के हिसाब से कॉलिजन कैसा है? क्या चमक रहा है भाई? नेचर के हिसाब से कॉलिजन कैसा है? चलिए ध्यान से सुनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉलिजन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? हाँ, याद रहेगा या भूल जाएगी? किसके बेसिस पर अभी पढ़ा है हम लोग? डायरेक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से पढ़ा मैंने? डायरेक्शन के हिसाब से। कितना कॉलिजन? 3 कॉलिजन। कौन कौन सा? 1D, 2D, 1D का दूसरा नाम, 2D का दूसरा नाम। वेरी गुड। सरफेस कॉलिजन भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनिएगा। एक होता है इलास्टिक, पढ़े हो कभी? इलास्टिक। एक होता है इन इलास्टिक, और तीसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। अरे बोलो, पहला कैसा बोला मैंने? दूसरा, तीसरा, 3 तरह के कॉलिजन है। कितने तरह के? अभी थोड़ी देर तक आपको 2-3 मिनट तक कुछ समझ में नहीं आएगा, उस पर ध्यान नहीं देना। इलास्टिक कॉलिजन उसे कहते हैं जिसमें E का वैल्यू 1 हो। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन उसे कहते हैं जिसमें E का वैल्यू 0 हो। इन इलास्टिक कॉलिजन किसे कहते हैं? जिसमें E का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो। बोलो चमका या नहीं चमका? अच्छी बात है। ये बातें तो आपको याद है। अच्छा बात ये लगा सुन के कि ये बात याद है, पर गौर से सुनिएगा। एक ऐसा कॉलिजन जब कॉलिजन हो रहा होगा, जस्ट पहले की घटना कोलाइड किया, उसके बाद जस्ट बाद की घटना, यही हो रहा होगा। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है। यहाँ पर कॉलिजन क्या है?
उसके बाद m1 है और m2 है। बोलो चमका या नहीं चमका? पर एक बात समझ में आनी चाहिए, जब ये कोलिजन कर रहा होगा क्या ये वेलोसिटी में होगा या बिना वेलोसिटी के कोलाइड कर जाएगा? हो सकता है दोनों कोई वेलोसिटी में हो, अरे बोलो हाँ या ना, क्या दोनों वेलोसिटी में होगा? या हो सकता है कि एक वेलोसिटी में हो और एक बिना वेलोसिटी का हो, या दोनों वेलोसिटी में हो। दो ही केस हो सकता है, दोनों रेस्ट में तो कोलाइड नहीं कर सकता। अच्छी बात है। जब बात करेंगे दोनों की, जब बात होती है दोनों की, तो उसे बोला जाता है सिस्टम। क्या बोला जाता है भाई साहब? अब उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टम। अच्छी बात है, सिस्टम के बारे में आप जानते हैं तो मेरी बात को गौर से सुनिए। जब दोनों पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी में था या रेस्ट में था तो ओवरऑल सिस्टम वेलोसिटी में है। बोलो हाँ या ना? अगर सिस्टम वेलोसिटी में है तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। बोलो चमका या नहीं चमका? क्या इस सिस्टम के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा? बोलो हाँ या ना? अगर दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम में और दोनों कोलाइड का मतलब कोलाइड से पहले काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी था सिस्टम में। तो अगर ऐसा हो कि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले जितना था वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद भी मिल रहा है, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन हुआ है। कैसा कोलिजन हुआ है? कैसा कोलिजन हुआ है? कैसा कोलिजन हुआ है? कैसा कोलिजन हुआ है? हाँ, मैंने क्या बोला? इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर किसी सिस्टम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, यानी कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा, अगर किसी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा, अगर किसी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा, तो वैसे कोलिजन को अपन क्या कहेंगे? वैसे कोलिजन को क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन। कैसे कोलिजन कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन। फिर से समझिए इस बात को और यही याद रखना है, एक ऐसा कोलिजन से पहले एक घटना घटी होगी और कोलिजन के बाद एक घटना घटी होगी। कोलिजन के लिए मिनिमम 2 बॉडी चाहिए। बोलो हाँ या ना? मिनिमम कितने बॉडी चाहिए? 2 बॉडी। उन दोनों बॉडी को मिलाकर हमने क्या बनाया? एक सिस्टम। क्या बनाया? एक सिस्टम। अगर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जितना था आफ्टर कोलिजन भी वही रहा, तो वो कैसा कोलिजन किया था? इलास्टिक कोलिजन किया था। कैसा कोलिजन किया था? इलास्टिक कोलिजन किया था। कैसा? इलास्टिक। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में अपन बोलते हैं, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल और इनिशियल दोनों का मिला करके जीरो है, इसका मतलब वो इलास्टिक कोलिजन। तीसरा बात इसी को ध्यान से सुनिएगा, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होता तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होता। अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होता। इसका मतलब यह है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉस विल बी जीरो, दैट मींस दैट कोलिजन विल बी इलास्टिक या इनइलास्टिक? बोल भाई साहब। हाँ, इलास्टिक। अभी इनइलास्टिक पढ़ाया ही नहीं है, कहाँ कंफ्यूज हो रही है? ऐसे कोलिजन को अपन क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन, जिसमें डेल्टा के ई लॉस का वैल्यू क्या आना चाहिए? डेल्टा के ई लॉस का वैल्यू क्या आना चाहिए? डेल्टा के लॉस का वैल्यू क्या आना चाहिए? या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आना चाहिए? जीरो। या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आना चाहिए? जीरो। किस कोलिजन में? इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक कोलिजन में। किस कोलिजन में? किस कोलिजन में? किस कोलिजन में? इलास्टिक कोलिजन में। ये सारी बातों को हम समझ चुके हैं, तो आप एक लाइन में इतनी बातें लिखिए कि इनइलास्टिक कोलिजन वो है, इनइलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा भाई साहब? जीरो होगा। क्या होगा भाई साहब? जीरो होगा। क्या होगा भाई साहब? हम आपको छापने देंगे, समय वेट कीजिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा? चलिए दूसरी बात को गौर से समझते हैं, और दूसरा बात यह है मेरा कि मान लिया जाए इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है तो उसमें डेल्टा के ई का वैल्यू जीरो नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुन मेरी बात, मान ले गुल्ली गुल्ली खेले हो, अच्छा बोर्ड पर स्ट्राइकर चल रहा होता है, बोलो हाँ या ना? गुल्ली में जब गुल्ली मतलब कंचा, हाँ, जब वो खेलते हैं एक कंचा दूसरे कंचा से जब टकरा रहा होता है, उसके बाद दोनों कंचा के पास अपना वेलोसिटी होता है। ठीक है, कोलिजन हुआ है, अच्छी बात है। दोनों पहले से वेलोसिटी में या रेस्ट में जैसे भी था कोलिजन करवा दिया। क्या कोलिजन के टाइम में कुछ ठन से आवाज आती है? बोलो हाँ या ना? क्या वो आवाज पहले से था? क्या वो आवाज तेरे टकराने की वजह से हुआ है? क्या वो एक साउंड एनर्जी है?
क्या वो साउंड एनर्जी कहां से मिला होगा? क्या तूने जो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के पहले इस्तेमाल किया था, या तुम्हारे पास सिस्टम के पास था काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले? क्या कॉलिजन के बाद कुछ एनर्जी उसका ठन करने में चला गया होगा? बोला अरे हाँ या ना? अरे आया नहीं आया? इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी पहले का और काइनेटिक एनर्जी बाद का क्या दोनों बराबर होगा? क्या किसी कंडीशन में बराबर हो सकता है? नहीं। कैरम बोर्ड के ऊपर जब आप गट्टी को चलाते हैं ठकाक से, अरे बोलो हाँ या ना? जब चलता है वो, जब वो गट्टी जाती है दूसरे से टकराती है, क्या एकदम साइलेंट जोन में टकराती है? नहीं। क्या वो साइलेंट जोन में टकराती है? कुछ ना कुछ तो आवाज होगा। क्या वो आवाज तुमने पहले से डाल रखा था? नहीं। तेरे बॉडी के पास जो, सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी था, उस काइनेटिक एनर्जी से में से कुछ एनर्जी उसने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बोलो चमका या नहीं चमका? इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ लॉस होगा। अगर कुछ ना कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो लॉस इसका मतलब जीरो तो नहीं होगा ना? अरे कुछ तो कुछ होगा, वो जीरो तो नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ लॉस होगा पर जीरो नहीं होगा। वो कुछ लॉस होगा बट जीरो, अरे नहीं आया। वो कुछ ना कुछ लॉस होगा बट जीरो, वो कुछ ना कुछ लॉस होगा बट जीरो। चलिए अच्छी बात है, इस वाले में भी यही घटना घटेगी। डेल्टा के ई लॉस का वैल्यू, डेल्टा के ई लॉस का वैल्यू आपको गारंटी देते हैं कि वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो सर हम कैसे पहचानेंगे काइनेटिक एनर्जी के बेस पर कि ये वाला इलास्टिक इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है? कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान से सुनिए। इस इलास्टिक कॉलिजन में जब टक्कर होगा तो दो बॉडी होंगे जिसका वेलोसिटी v1 का वैल्यू कभी भी v2 के बराबर, कभी भी v2 के बराबर नहीं होगा। और इस वाले कंडीशन में v2 का वैल्यू v1 का वैल्यू v2 के इक्वल होगा, यानी ये दोनों बॉडी का कॉमन वेलोसिटी होगा। क्या होगा? कॉमन वेलोसिटी होगा। क्या होगा भाई साहब? अब ये क्या कहानी है, ध्यान से सुनिए। इनइलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। आप अभी कंचा को जब टकरा रहे थे, क्या एक गुल्ली, एक कांचा दूसरे कांचे के साथ जब टक्कर होता था, क्या दोनों मिल जाता था? दोनों अलग अलग होता था? अरे बोलो हाँ या ना? दोनों अलग अलग होता था ना? पर अगर सोच, अगर इस बात को मैं पलट दूं, क्या करूं? मैं पलट दूं। और कैसे पलटूं? ध्यान से समझिएगा। अब सोच कि एक मिट्टी का टुकड़ा है और दूसरा भी मिट्टी का टुकड़ा है, वो आपके रास्ते में टकराया। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों टक्कर के बाद दोनों चिपक जाए? अरे बोल हाँ या ना? क्या दोनों चिपक करके चलने शुरू कर दे? पॉसिबल है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है? सोच ले बढ़िया से। दोनों कच्ची मिट्टी है, हाँ, अरे कच्चा मिट्टी है दोनों, दोनों का वेलोसिटी चल रहा था, टकराया, क्या दोनों अब चिपक कर चलेगा? अरे नहीं आया। नहीं आया तो ध्यान से सुन भाई, ये एक कच्चा मिट्टी पहले से रेस्ट में है और ये दूसरा कच्चा मिट्टी मोशन में है। ये रेस्ट में था, ये गया टकराया, क्या अब ये टक्कर के बाद दोनों मिलकर चलेगा? चलेगा ना? ऐसे कॉलिजन जब दोनों बॉडी मिलकर के सिस्टम चिपक जाए, ऐसे कॉलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। और अगर चलेगा तो बता, मास ऑफ 1 और मास ऑफ 2 का वेलोसिटी कॉमन होगा या अलग अलग होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या दोनों जब चिपकाए, जब चिटके, जब दोनों टकराएगा, कोलाइड करेगा, क्या चट से आवाज आएगी? अरे बोलो हाँ या ना? क्या वो जो आवाज आएगा कुछ साउंड एनर्जी में लॉसेस जाएंगे? अरे बोलो हाँ या ना? अरे चमका नहीं चमका? ठीक है, अगर वो लॉस हुआ इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ना? कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर कुछ ना कुछ आया तो इसका मतलब वो इनइलास्टिक है। पर कैसा वाला? परफेक्टली। परफेक्टली बोलने का मतलब v1 v2 क्या होने वाला है? कॉमन, यानी दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या होने वाला है? अगर आपने एक वेलोसिटी निकाल लिया तो क्या दोनों बॉडी का मिल जाएगा? बोलो चमका या नहीं चमका? अच्छी बात है, छाप लीजिए जल्दी से। हेलो, वालेकुम सलाम। बोलो। नहीं तो काहे? हाँ तो मोबाइल साइलेंट में कर दो। आया ठीक है, वो उसको बोलो ना, दे देगा, वो कर लेंगे। आया ठीक है, वो दे देगा क्लास में। हाँ ऑनलाइन। ठीक ठीक। देख भाई, मेरा किताब जिसने चुराया था, पाप तो चढ़कर रहेगा।
मिल तो गया, लेकिन चुराने वाले को पाप तो चढ़ेगा नहीं यार। हम 2 दिन से बोल रहे हैं। अब अंजू मैडम क्या बोल रहे हैं? हाँ मैम नमस्कार। हाँ बोले ना। हाँ हाँ वहाँ गई है। हाँ उसका नंबर नहीं है मैम? ठीक है, हम बोल देते हैं, नहीं तो कॉल कर। ठीक। काहे नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन? फिर बाद में बोलोगे जब ऑब्लिक कोलिजन आया तो कैसे करें, पता चलेगा? हाँ ऑब्लिक कोलिजन का डायग्राम बताएंगे हम, डायग्राम अभी नहीं बनाया हम। मान ले एक बॉल इधर से चला, ये m1 मास का था, और मान ले एक बॉल m2 इधर से चला, ये u1 से चला, ये u2 से, ये जा कर के कहीं कोलाइड करेगा, और वो यहाँ पर कोलाइड किया, और ये चला गया इधर, और ये चला गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज कॉल्ड एज 3D कोलिजन। और ये चला गया m1 v1 से, m2 v2 से। ऐसे कोलिजन को अपन ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। समझ में आया? अरे ये प्लेन पे है ना, दोनों एक साथ एक्स और वाई दोनों में चल रहा है। हाँ हेलो, वो अंजू मैम कॉल की थी, बुला रही हैं क्या? ममता मैम का नंबर नहीं है तुम्हारे पास? ले लेना, काम पड़ेगा। चल जाना थोड़ा सा आज भी। ठीक। हुआ? ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े? अरे बढ़े नहीं बढ़े? ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये न्यूटन बाबा जो हैं बड़े कमाल के आदमी हैं। न्यूटन सर का यहाँ पर भी काम है। क्या काम है? न्यूटन सर ने लॉ ऑफ कॉलिजन दिया है। क्या दिया है? और लॉ ऑफ कॉलिजन जो दिए मेनली न्यूटन साहब ही ने बताए कि ये ई क्या है। ये जो ई आपको दिख रहा है ना, ये इसको ई को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट बोला जाता है एक्चुअल में, पर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम कांस्टेंट बोलते हैं। रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट, लिख लीजिए हेडिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन।
बेसिकली हम किसकी बात करने वाले हैं? ई की। इनका कहना था न्यूटन साहब का कि भाई कॉलिजन से पहले सिस्टम का कोई ना कोई वेलोसिटी है। ये 3 लाइन जो दे रहे हैं इसका मतलब है कि बॉडी कोलिजन करेगा, और ये कोलिजन किया, कोलिजन के बाद बॉडी सेपरेट हो गया या जो भी हुआ होगा, आई डोंट नो। यहां पर कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी रहा होगा और यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा। इसका वेलोसिटी u1, इसका वेलोसिटी u2, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। न्यूटन साहब बोले कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी आफ्टर कॉलिजन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या बोले? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच will be always constant, that constant is known as restitution coefficient. This is also known as small e. क्या बोले उन्होंने? Velocity of separation by velocity of approach is always constant. The ratio of velocity of separation to the velocity of approach, यानी सेपरेशन मतलब इधर का वेलोसिटी, अप्रोच यानी इधर का वेलोसिटी, वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट का वैल्यू ई के इक्वल होगा। इसका मतलब जितना कॉलिजन होगा उसमें ई का वैल्यू आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? जितना भी कॉलिजन होगा उसमें ई आएगा। तो भाई कोई भी कॉलिजन के केस में, कोई भी कॉलिजन हो उसमें ई का वैल्यू या तो लेस देन या इक्वल 1 होगा, या 0 से बड़ा या इक्वल 1 होगा। किसी भी टाइप्स के कॉलिजन में एनी कॉलिजन हुआ तो ई का वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू करेगा? 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। देख यहां पर कंडीशंस है भाई। अगर मैं बोलूं कि इनइलास्टिक कॉलिजन है, तब आपको इनइलास्टिक कॉलिजन के केस में भाई साहब स्टार पॉइंट है 0 से बड़ा होगा ई और 1 से छोटा होगा। पर अगर मैं बोलूं सिर्फ कॉलिजन, तब ई का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है और 1 के छोटा या 1 के, क्योंकि कॉलिजन में तो इसमें तीनों टाइप्स के कॉलिजन आ सकते हैं नेचर के हिसाब से, इलास्टिक और इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। बोले हाँ या ना? अब देखिए इसमें से 3 बातें हमारी निकली कि जब वो इलास्टिक कॉलिजन कर रहा होगा तब ई का वैल्यू क्या रहा होगा? जब वो इलास्टिक कॉलिजन कर रहा होगा तब ई का वैल्यू 1 रहा होगा। जब वो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कर रहा होगा, तब ई का वैल्यू क्या रहा होगा? =0 रहा होगा। और जब वो इनइलास्टिक कॉलिजन सिर्फ कर रहा होगा, तब ई का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 रहा होगा। यानी तीनों कंडीशन कॉलिजन्स के हैं, तो इसका मतलब कॉलिजन का ये बात वैलिड है। अरे बोलो हाँ या ना भाई? कॉलिजन का ये बात वैलिड है। अब आपको, मुझे अंदाजा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, बट एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एनसीईआरटी क्या पूछते हैं उस बात को भी हम समझा देते हैं। एनसीईआरटी साहब ने पूछा कि भाई क्या ई का वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होना। बात समझ रही है मेरी? क्या बोल रहे हैं हम? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा फाइनल काइनेटिक ऑफ एनर्जी होना, यानी सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ होना। अरे हाँ या ना? तो हाँ, 2 केसेस में ई का वैल्यू ज्यादा हो सकता है 1 से। ये 2 केसेस में ई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। वो 2 केसेस कौन कौन से हैं मैं जरा सा आपको ध्यान दिलाऊं। एक तो है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन किसको बोलते हैं? याद कीजिए, जब किसी न्यूक्लियस पर कौन न्यूट्रॉन आकर के टकराता है और ज्यादा न्यूट्रॉन आ जाता है, उसमें न्यूट्रॉन्स के गति ज्यादा हो जाते हैं, मोशंस ज्यादा हो जाते हैं, वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है, उस केसेस में ई का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब?
ग्रेटर देन 1 होगा। एक ये, और दूसरा केस है आपका एक्सप्लोजन में, जो बम फटता है उसमें भी पहले से ज्यादा आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता है? इस दो केसेस में सिर्फ ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है जब ई का वैल्यू बड़ा होगा। अगर ये दो केसेस आपको एक्सट्रीमली केस में पूछा, और ये एनसीईआरटी का है तो इसीलिए हमने इसको आपको लिखा दिया कि कभी कभी पूछ लेता है, नहीं तो आपको याद रहेगा कि ई का वैल्यू सर क्या बताए थे, इक्वल टू 1 या लेस देन 1, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, बट ई का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है। ई का वैल्यू दो केसेस में 1 से बड़ा हो सकता है। कब का बड़ा हो सकता है? जब वो फ्यूजन रिएक्शन कर रहा होगा, यानी किसी न्यूक्लियस पर जाकर के न्यूट्रॉन का अटैक हो गया होगा, तब वहां जाकर के ई का वैल्यू बड़ा हो सकता है, या एक्सप्लोजन ऑफ बम हो जाएगा, तब वहां पर ई का वैल्यू भी ई का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, और कोई केसेस नहीं है। बात समझ में आया? बट ये जो बातें हैं ई के बारे में, ये ई की बात किसने दिए थे? न्यूटन साहब ने। न्यूटन्स लॉ ऑफ, क्या बोला हमने? कॉलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन का भी लिमिटेशन है। ये ई का वैल्यू कहां से आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन से। तो इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन का एक लिमिटेशन है, हर जगह वैलिड नहीं है। हर जगह क्या वैलिड है? हर जगह बस एक बात है वैलिड है, वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। किसी भी कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है, अदरवाइज बाकी जगहों पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के अलावा जो वैलिड है वो क्या है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? ये ऑलवेज जो लगेगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पास इसको लगाना। अब ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्या इसका कंडीशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन का कंडीशन? तो इसमें यहां पर एक बात स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। एक स्टार पॉइंट तो आपका ये हुआ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, व्हेन ई इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दो घटनाएं हुई हैं। क्या घटना हुई है? या तो फ्यूजन हुआ है या तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब हुआ है। लेकिन हम बोल रहे हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, क्या बोला मैंने? न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। क्या है लिमिटेशन? इट्स ऑलवेज एक्ट along the line of impact. What is line of impact? ये आपको समझना है। ये दो बातें आप पहले बाद में लिखिएगा, पहले ये बातों को आप लिख लीजिए। क्या क्या बातें हमने आपको पढ़ाई, ये बातें जल्दी कीजिएगा, थोड़ा जल्दी। थोड़ा जल्दी छापिएगा। लो, हम किनारे आ जाते हैं। मेनली इस पूरे सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है? हाँ, जल्दी करना यार, 10 मिनट ही बचा हुआ है। ठीक है, जल्दी करो, हो गया था। अब फिर बाद में कर लेना चाहिए। वैसे वीडियो पर रहेगा।
तो हुआ तो है, तुम नहीं देख रहे हो तो तुम्हारी गलती है। हाँ चलो बे, अपना नोटिफिकेशन उसमें ऑन नहीं कर सकते हो? हो गया? अरे जल्दी करो, मजाक मत करो। हाँ, अब व्यूज के चक्कर में तुम्हारा टाइम बर्बाद करवाए हैं। ठीक है, चलिए अब ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है ये समझते हैं। क्या बोला मैंने? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देख, इसको मैं समझा दे रहा हूं, आप समझ के याद रखिए। हेड ऑन कॉलिजन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, हेड ऑन कॉलिजन। देख भाई साहब, हमारे पास ये एक गेंद है जो इस लाइन के लॉन्ग यहां पर चल रहा है। इसका मास m1, u1, m2, u2। ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है मेरे भाई तो u1 का वैल्यू बड़ा होगा u2 से, तभी ये सेम डायरेक्शन में जाकर के कहीं कोलाइड करेगा। मान ले यहां पर कोलिजन हुआ। अब सवाल ध्यान से सुनो। इनका सेंटर ऑफ मास यहां था, इनका भी सेंटर ऑफ मास यहां था। क्या ये एक ही लाइन में है? क्या यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, क्या एक ही लाइन में है? उसके बाद ये अलग हो गए, m1, m2, v1, v2, डायरेक्शन सेम। ये जो सेंटर ऑफ मास एक लाइन में है ना, इसे बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो आपको समझ में आ गया कि जब टकरा रहा हो और दोनों का सेंटर ऑफ मास 1 और सेंटर ऑफ मास 2 दोनों एक ही लाइन पर हो, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दैट इज नोन एज, यानी सेंटर ऑफ मास का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला जाता है। सेंटर ऑफ मास का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ। और यहां से हमको पता चलेगा कि E का वैल्यू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, दैट इज नोन एज द वैल्यू ऑफ E। कोई बात दिक्कत है समझने में? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या है एग्जांपल? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लें अब हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल लिया मैंने, ये यहां से इसका ये सेंटर ऑफ मास ये इधर चल रहा, क्योंकि मोशन तो सेंटर ऑफ मास से ही दिखाएंगे। ये जाकर के कहीं ऐसा टकराया यहां पर। जब टकरा रहा होगा तब बॉल एक ऊपर होगा और एक बॉल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहां है? वाई एक्सिस पर। एक बॉल आपका किधर चला जाएगा? इधर। एक बॉल किधर चला जाएगा? इधर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिल्कुल अलग है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाला जो लाइन है, सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाला जो, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ। इसका मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग यहां पर क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? और इसी एक्सिस के अलोंग हम न्यूटन्स लॉज ऑफ कॉलिजन का यूज करेंगे। यानी ये जो फॉर्मूला है V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मान लो U1 से चल रहा था, ये मान लो U2 से चल रहा था, ये मान लो आपका
v1 से चल रहा था, ये मान लो v2 से चल रहा था। बात अच्छा लगे तो ध्यान से समझिएगा। ये लाइन मान लो आपका x एक्सिस लाइन है, इसका मतलब ये वाला कोई ना कोई एंगल होगा, इसका मतलब ये वाला कोई ना कोई एंगल होगा, ये वाला कोई ना कोई एंगल होगा और ये वाला कोई ना कोई एंगल होगा। तब जब हम e का वैल्यू लिख रहे होंगे, जब e का वैल्यू लिख रहे होंगे तो y कंपोनेंट को वेलोसिटी का लेना है, x कंपोनेंट को हमको छेड़छाड़। बात चमका आपको? बात समझ में आई क्या बोला मैंने? y कंपोनेंट कैसे लेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पर v1 साइन का थीटा, v2 साइन का थीटा, u1 साइन का थीटा, हाँ साइन का थीटा, u2 साइन का थीटा। बात समझ में आ रही है? अरे बोल भाई साहब हाँ या ना। कौन साइन साइन कटेगा? वो क्या होगा वो छोड़ो ना, हमने क्या बोला? लेना आपको क्या लेना है? y एक्सिस वाला। क्या करना होगा? y एक्सिस वाला। बात समझ में आया? यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को कॉलिजन के बाद? तो y डायरेक्शन में e का वैल्यू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, कौन सा डायरेक्शन वाला? y डायरेक्शन वाला। चलिए जल्दी छाप लीजिए ये दोनों लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए। समय को थोड़ा सा ध्यान में रख करके जल्दी छापिएगा ताकि हम कुछ चीज़ों को पढ़ा सकें। ठीक है, और देखा एग्जांपल? अरे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए और एग्जांपल देखो। ठीक है, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा अगर इतना चिंता है तो। ध्यान से सुनो, यहां देखो, मान ले हमारे पास एक दीवार है, यहां से एक बॉल आई, यहां से एक बॉल आई, टक टक यहां आके टकराएगा। अरे बोलो हाँ या ना? अच्छी बात है। चल इतना टेढ़ा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, आसान सा लेते हैं। ये एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार पर हमने यहां से एक बॉल को ऐसा भेजा u1 वेलोसिटी से, यह आकर के कहीं टकराएगा, मान ले यहां पर टकराएगा। जब यह टकरा रहा होगा तब इसका सेंटर यहां होगा और इस दीवार का सेंटर यहां कहीं होगा। दोनों का सेंटर दिख रहा है। अब दोनों का सेंटर जब ज्वाइन करेंगे तो हमको लाइन कैसा मिलेगा? ये वाला लाइन मिलेगा। इसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे। अब ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर है और बॉल इधर चला जाता है v1 से, तो इसका मतलब मुझे जब e निकालना होगा, e कैसे निकाल रहे होंगे हम? e वैसे ही निकाल रहे होंगे, कैसा? v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, पर ये e का वैल्यू तो है सर, पर परपेंडिकुलर टू दी वॉल निकलेगा। कैसा निकलेगा e का वैल्यू? अच्छा, मान ले आपके पास एक अर्थ सरफेस है, आप गेंद को यहां से फेंकते हैं m1 मास का u1 वेलोसिटी से, यहां आके टकराएगा। बोले हाँ या ना? जब ये यहां आकर टकराएगा तब इसका सेंटर यहां पर होगा, दीवार का सेंटर कहीं यहां पर होगा। दिख रहा है आपको? दीवार का सेंटर कहीं यहां पर होगा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। दीवार का सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। इसका मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा होगा? ये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब हम E का वैल्यू निकालेंगे V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2, वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर, या बोल सकते हैं नॉर्मल टू दी सरफेस। नॉर्मल टू दी सरफेस। बोलो चमका नहीं चमका? वॉल के परपेंडिकुलर ही जाएगा ना। आप इसके सरफेस के परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। हमको लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझना है कि कहां पर है, तो आपको दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिलाना होगा। ऐसे आप बात नहीं कर सकते। बात समझ में आई मेरी? अरे हमने क्या बोला, चमका या नहीं चमका? 100% पक्की बात है। चलिए अब हेडिंग डाल दिए, हेड ऑन कॉलिजन इलास्टिक के केस में। चलिए थोड़ा सा, हाँ, पहला टॉपिक है हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन, उसमें भी ए नंबर। ए नंबर में क्या भाई साहब? पहली बात, कैसा? कॉलिजन इज इलास्टिक। कॉलिजन विल बी इलास्टिक। अगर ये कॉलिजन इलास्टिक है तो ई का वैल्यू 1, ठीक है? ई का वैल्यू 1। समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है।
ये हमारे पास बक्सा रहा, ये हमारे पास m1 मास है, u1 वेलोसिटी है, ये हमारे पास m2 मास है, u2 वेलोसिटी है। कॉलिजन होगा, हम उतना नहीं दिखा रहे, बचा रहे हैं। m1 मास है, m2 मास है, v1 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। सही है इतना तक। और कॉलिजन कैसा है? इलास्टिक है। E इज इक्वस टू आपका क्या जा रहा है? E इज इक्वस टू 1 जा रहा है। आपका कॉलिजन इलास्टिक है। जब कॉलिजन इलास्टिक होगा तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या होगा भाई साहब? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स, यानी सिस्टम में लॉस क्या हो जाएगा? सिस्टम लॉस काइनेटिक एनर्जी 0। डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट इनिशियल केस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट फाइनल केस आपका क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इक्वल होता है इसका मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि लीनियर मोमेंटम p इनिशियल बराबर होगा p फाइनल। किसका भाई साहब? तो सिस्टम का। किसका भाई साहब? तो सिस्टम का। पहला इनिशियल मोमेंटम फाइनल m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो चमका या नहीं चमका? इसे इक्वेशन नंबर 2। थर्ड बात है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन क्या कहते हैं? E इज इक्वस टू v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। क्या आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है? बोलो हाँ। सॉल्व एनी टू इक्वेशन एंड गेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी v1 मिलेगा और इससे v2 मिलेगा। यही तो आपसे पूछ सकता है। अरे बोलो हाँ या ना। सॉल्व एनी 2 एग्जाम्पल, आपको क्या मिलेगा? v1 मिलेगा और v2 मिलेगा। लेकिन बैठ करके तीनों सॉल्व करने जाएंगे तो माथा का दर्द है और कुछ नहीं है। समझ में आई मेरी बात? हाँ, डायरेक्शंस के साथ बात कीजिएगा, ऐसे नहीं बात कर लीजिएगा। डायरेक्शंस के साथ बात करनी है, डायरेक्शंस के साथ बात करनी है, ऐसे बात नहीं करनी है। ठीक है, हवा में बात नहीं करना है। चलिए अच्छी बात है। तो हम जो बात आपसे पूछना चाह रहे हैं बैठ करके सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो फालतू है ये बातें। ठीक है, उतना टाइम नहीं होगा एग्जाम हॉल में। तो क्या करेंगे, आपको जब भी पूछे v1 और जब भी पूछे v2 फॉर्मूला को याद कर लो। जब आपसे v1 पूछा, हेड ऑन कॉलिजन की बात कर रहे हैं अपन, जब आपसे क्या पूछा है? v1, तो v1 के लिए लगाइए m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 और u1 को दीजिए एरो प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। याद रहेगा फॉर्मूला या भूल जाएंगे? चलिए, उसी तरह v2 के बारे में m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट, v2 की बात कर रहा है तो u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। याद रह जाएगा? अगर नहीं याद रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ही को करना है। ठीक है, पर नोट्स में ये वाला पार्ट लिखा हुआ चाहिए जो इससे पहले लिखा है। हाँ, नहीं तो पता चला वो बेसिक बातें ही नहीं पता है। ठीक है, आपको इस्तेमाल नहीं करना है, पर बेसिक बात की जानकारी होनी चाहिए कि कभी अगर ऐसा फंस गए तो सॉल्व एनी 2 इक्वेशन एंड गेट द आंसर। किसमें u1 कर सकते हैं? अरे भाई, इसका u1 है, इसका u2 है, इसमें v2 निकाल रहे हैं अपन। क्या निकाल रहे हैं? v2।
और इसमें क्या निकाल रहे हैं V1। तो ये सॉल्व क्या हुआ, यही इक्वेशन है, आप नोटबुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में देख लेना। चलिए कुछ स्टैंडर्ड केस हैं, उसके बारे में कल बात करेंगे, या तो शाम में बात करवा लेना हमसे, ठीक है। और स्टैंडर्ड केस से ही डायरेक्ट नीट ने सवाल पूछा है,